1 मई 1776 दक्षिण पूर्वी जर्मनी के इंगोलस्टाट शहर से सटे घने जंगलों में आधी रात के सन्नाटे में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। इस काली ठंडी रात में हुई बातचीत और इस सीक्रेट मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले आने वाले वक्त में यूरोप और पूरी दुनिया की तकदीर बदल देने वाले थे। कौन थे मीटिंग में मौजूद ये 5 लोग? क्या ये किसी सरकार के नुमाइंदे थे या ये कोई टेररिस्ट ग्रुप था? क्या ये क्रांतिकारी थे, चोरों गद्दारों का गुट, या फिर बुद्धिजीवियों की एक जागरूक टोली? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें कोई राजा है तो कोई रंक, कोई ओप्रेसर है तो कोई विक्टिम, कोई बॉस है तो कोई नौकर। जब से इंसान ने होश संभाला है, सत्ता यानी अल्टीमेट पावर के लिए वो हमेशा से एक प्यादे की तरह इस्तेमाल होता चला आ रहा है। हजारों साल गुजर गए और इसी सत्ता के नशे के चलते न जाने कितने लोग और देश बलि चढ़ गए हैं। आज ही की रोजमर्रा की आम जिंदगी में हम में से कितने हैं जो अपनी आंखों को खोलकर ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ये सत्ता, पावर, कंट्रोल और मैनिपुलेशन का गेम हमारे साथ आखिर खेल कौन रहा है? कोई तो है जो किसी बिग ब्रदर की तरह हम पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। आखिर कौन सी है ये अदृश्य अनदेखी ताकत जिसके पास दुनिया को मैनिपुलेट करने की ताकत है? क्या वाकई जिंदगी के अहम फैसले लेने की आजादी आपको है, या फिर हम सब किसी की कठपुतलियां हैं? एक बात तो सच है, वर्तमान में चल रही रशिया यूक्रेन की जंग हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए ज्यूज का हिटलर के हाथों किया गया बर्बर जेनोसाइड, हर एक डिसीजन के पीछे एक ही मकसद है, पब्लिक यानी कि आम नागरिकों का मैनिपुलेशन। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आखिर जनता ही तो करता धरता है। इंडिया के बाहर ही क्यों, अपने देश के भीतर ही क्या आजादी से लेकर आज तक सत्ता, रिलीजन, जात पात और पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए जनता को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया? सवाल सिंपल है कि हम जो देखते, सोचते, समझते और एवरीडे लाइफ गुजारते हैं, क्या ये हमारी अपनी नेचुरल सोच और तरीके हैं, या फिर कोई है जिसने हमें मैनिपुलेट कर दिया है? इंसान की फितरत है ताकत को पाना, उसे आजमाना और उसे बरकरार रखना। और आज इस मॉडर्न जमाने में जहां लोग पहले से काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं, उन पर भी कुछ ऐसी ताकतों का कंट्रोल है जो उनकी जिंदगी का रुख बदल डालने की या उन्हें मैनिपुलेट करने की ताकत रखती है। यह कहानी है एक ऐसी ही अदृश्य खुफिया ताकत की, एक ऐसी अनसीन इन्फ्लुएंस, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी की जिसने न जाने कितने 100 सालों से, जी हां, कई 100 सालों से इस दुनिया में ऐसे कई कारनामे, ऐसी हैरतअंगेज सिचुएशंस को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आप ये सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या असलियत में इस दुनिया में पावरफुल लोग या कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ग्लोबल स्केल पर मैनिपुलेट कर रहे हैं? क्या वाकई हमारे बीच कुछ इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं? और करती भी हैं तो कहां और कैसे ये हमारी जिंदगी पर असर करती हैं? ऐसी ही एक ग्लोबल और सुपर इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटी की असलियत मैं यानी कार्तिक नारायण बयान करने जा रहा हूं, जिसका इस दुनिया के सोशल पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ लोगों की पर्सनल लाइव्स और सेंसेशनल असैसिनेशंस में भी हाथ माना जाता है। तो इस सोसाइटी का नाम है द इल्यूमिनाटी। क्या है ये इल्यूमिनाटी?
क्यों कार्तिक इल्यूमिनाटी को मैनिपुलेशन का गेम बता रहा है? क्या सच में इल्यूमिनाटी इतनी खतरनाक सीक्रेट सोसाइटी है? ऐसा क्या किया है इस इल्यूमिनाटी ने? कौन सा इल्यूमिनाटी का राज है जो कार्तिक को मालूम है? जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। इल्यूमिनाटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसका एक बार मेंबर बन जाने के बाद किसी को भी जिंदगी भर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत, इसके काम, इसके कनेक्शंस, मंशा, इंटेंशन और ऑपरेशंस का जिक्र करना सख्त मना है। और जो भी ये करने की हिम्मत करता है वो अपनी जान जोखिम में डालता है। इसका खुलासा करना अपनी जान को दांव पर लगाने के बराबर है। मुझे पता है कि ऐसा करने से अब मेरी भी मौत पक्की है, पर फिर भी मैं आप सभी को इस सोसाइटी के हर उस राज को बताऊंगा जिससे आप और बाकी की दुनिया भी बेखबर है। इल्यूमिनाटी के बारे में कई थियरीज और रूमर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। कहीं यह सुनने में आता है कि यह कोई बहुत बड़ा कल्ट ग्रुप है जो अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस और तौर तरीकों से चलता है, तो कहीं यह भी सुनने में आता है कि यह दुनिया की एक बहुत ही खुफिया लेकिन पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो दुनिया की इकोनॉमी, डेवलपमेंट, यहां तक कि कई देशों के डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डिसीजंस को असर करता है। इस गुट का कई हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस और स्कैंडल्स में भी हाथ माना जाता है। तो आखिर क्या भला है ये इल्यूमिनाटी, और क्या मैं और आप यानी कि आम इंसान इस खुफिया ग्रुप के मेंबर्स बन सकते हैं? आती जाती बातों, रिसर्च और अफवाहों के मुताबिक इस गुट का मेंबर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। इससे जुड़ने के लिए कुछ अहम शर्तों का पूरा होना जरूरी है, जैसे कि बाकी सभी मेंबर्स की अनुमति, कैंडिडेट का एक रईस खानदान से ताल्लुक होना और लोगों के बीच अच्छा खासा रुतबा होना। ग्रुप में एक रैंकिंग सिस्टम भी है जहां जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो सबसे पहले एक नोविस के तौर पर शुरू करते हैं, फिर एक लेवल ऊपर मिनर्वल रैंकिंग हासिल करते हैं और फिर इससे भी सीनियर इल्यूमिनेटेड मिनर्वल का ओहदा हासिल करते हैं। इस तरह वो ऐसे ही 13 और सीनियर रैंकिंग्स से गुजरते हैं, जिसके बाद आखिरकार वो इस खुफिया गुट का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी सीक्रेसी क्यों? क्या इस गुट के तरीके, रिचुअल्स, इंटेंशन हैरत अंगेज, डरावने या अजीबोगरीब हैं? रिचुअल्स यानी कि संस्कार, यह खुफिया गुट अपने ही कुछ तौर तरीकों से चलता है जो कि ज्यादातर अनसुने और अनकहे ही हैं। जैसे कि मेंबर्स कभी अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्यों? माना जाता है कि ग्रुप के अंदर रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से रिचुअल्स भी बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स को अपनी सारी किताबों की एक लिस्ट बनानी पड़ती है, साथ ही एक और लिस्ट जिसमें उन्हें अपनी सारी कमजोरियों को बयान करना पड़ता है और अपने दुश्मनों के नाम भी बताने पड़ते हैं। इसके बाद एक नोविस को अपनी निजी दिलचस्पियों को त्याग कर समाज की मदद करने की कसम खानी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को चला रही है। कहने का मतलब यह है कि आज कई देशों में हो रहे बदलावों के पीछे इसी खुफिया गुट का हाथ है। हालांकि कई मेंबर्स ने फ्री मेसन्स जैसे गुटों को भी ज्वाइन किया, लेकिन यह बात आम मानी जाती है कि इल्यूमिनाटी अपने दम और अपने मंसूबों में काफी सक्सेसफुल रही है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि लोगों की जिंदगी के फैसले अब खुद लोग नहीं बल्कि
द इल्यूमिनाटी जैसी खुफिया सोसाइटीज कर रही हैं? क्या हमारे डिसीजंस, कायदे कानून, लाइफस्टाइल एटसेट्रा, मतलब हमारे लाइफ की चाबी किसी और के हाथ में है? इसे समझने के लिए आपको मैं एक किस्सा बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मार्गरेट नाम की एक औरत रहती थी, जो कि ज्यादातर एक ही कन्वीनियंस स्टोर से अपने घर का सामान यानी कि ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, मेडिसिन्स और बाकी चीजें खरीदा करती थी। एक दिन जब वो कन्वीनियंस स्टोर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि सामने के सारे शेल्व्स बेबी प्रोडक्ट्स से भरे हुए हैं। उन्हें यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन शेल्व्स पर अक्सर फल और सब्जियां ही डिस्प्ले होती थीं। उस दिन के बाद जब भी मार्गरेट स्टोर जाती तो उन्हें बेबी प्रोडक्ट्स और मैटरनिटी यूटिलिटीज पर डिस्काउंट्स के कूपन्स ऑफर किए जाते। मार्गरेट का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था और उन्होंने एक प्रेगनेंसी किट खरीद ली, जिसके रिजल्ट देखकर वो बिल्कुल दंग रह गईं, लेकिन डर भी गईं। वहीं उसी सुबह उनके पति एरिक घर पर संडे के दिन आराम से टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक उनकी डोरबेल बजी। जब वो दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा कि उसी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ से उनके और उनकी पत्नी मार्गरेट के नाम हैप्पी प्रेगनेंसी के ग्रीटिंग कार्ड के साथ साथ कुछ 70% डिस्काउंट कूपन्स भी आए हैं। एरिक को लगा कि कोई उनके साथ भद्दा मजाक कर रहा है। जब मार्गरेट घर लौटी तो एरिक ने उन्हें डिस्काउंट कूपन्स और ग्रीटिंग कार्ड दिखाया, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। एरिक इस बात से ज्यादा सरप्राइज्ड हुए कि प्रेगनेंसी टेस्ट लिया था और वो प्रेग्नेंट है। मार्गरेट को खुद इस बात से ताज्जुब हुआ कि उनके और एरिक से पहले कन्वीनियंस स्टोर को उनकी ये पर्सनल बात आखिर पता कैसे चली। उन्होंने मैनेजमेंट से जाकर बात की तो परचेस रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई शक की खास बात सामने नहीं आई, सिवाय उस प्रेगनेंसी किट के। इसके बाद भी मार्गरेट और एरिक दोनों ने ही इस बात को एक मार्केटिंग का तरीका समझकर भुला दिया। कुछ दिन बाद एरिक के ऑफिस में भी हैप्पी प्रेगनेंसी के पैकेजेस आने लग गए। अब बात स्टॉकिंग पर आ गई थी। कोई उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल दे रहा था, पर कौन और क्यों? एरिक एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में सीनियर काउंसलर थे और वो ब्लैकमेलिंग के तरीकों से वाकिफ थे। रियल एस्टेट केस एक यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे थे, जिस पर करप्शन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के इल्जाम लगे हुए थे। जब उन्होंने थोड़ी बारीकी से केस की तफ्तीश की तो जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। एरिक को पता चला कि उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खानदान के कई पीढ़ियों के तार एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिसका एक एलीट मेंबर उस कन्वीनियंस स्टोर के ब्रांड का मालिक था। बात साफ थी, या तो वो केस छोड़ दे या अपने बच्चे के होने की उम्मीद। ऐसे वाकयों के चलते इल्यूमिनाटी के होने और आम लोगों की जिंदगी में उस जैसी सीक्रेट सोसाइटीज का इंटरफेरेंस साफ हो गया। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया में हायरार्की यानी कि जनता को वर्गों में बांटने में इन खुफिया गुटों का काफी हाथ रहा है, और ये हाथ खून से भी रंगे हुए हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि दुनिया भर की सरकारें इन सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए लोगों की आइडियोलॉजीज बदलकर उन पर आज राज कर रही हैं। आज भी जब मैं इतिहास के पन्नों को बदलता हूं तो खुद से पूछता हूं कि अगर इल्यूमिनाटी के फाउंडर प्रोफेसर एडम वाइसहाउप्ट आज जिंदा होते तो क्या उनकी सोसाइटी का इस तरह रूल करना उन्हें अच्छा लगता? क्योंकि इल्यूमिनाटी की नींव रखने के पीछे उनके दूसरे रीजंस थे।
इस बात का जवाब मुझे जरूर इन्हीं इतिहास के पन्नों में मिलेगा जब इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। आखिर कब बनाई गई ये इल्यूमिनाटी? क्यों जरूरत पड़ी इल्यूमिनाटी को बनाने की? कौन थे इसके फाउंडिंग फादर्स और क्या थी इस खुफिया गुट की मंशा? और कौन कौन शामिल था इस सीक्रेट सोसाइटी में? ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड। साल 1776, जब द इल्यूमिनाटी का जन्म यूरोपियन देश जर्मनी के बवेरिया नाम के शहर में हुआ और यह अपने पहले दौर में 1785 तक कायम रहा। इसके मेंबर्स अपने आप को परफेक्टिबिलिस्ट्स कहते थे। यह ग्रुप मशहूर कानून के प्रोफेसर एडम वाइशॉप्ट के सिद्धांतों से प्रेरित हुआ, जो ज्ञान और ताकत का जोरों से प्रचार करते थे। वो धर्म के बजाय शिक्षा में अधिक विश्वास करते थे और इसे लोगों में बढ़ावा देना चाहते थे। उस समय जिस तरह यूरोप के कई देशों के लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया और उनकी आजादी दबाई जा रही थी, वो इस जबरदस्ती से नाखुश थे। उस समय धर्म के नाम पर लोगों का शोषण और एजुकेशन और प्रोग्रेस पर धर्म के हावी होने के खिलाफ वो एक मुहिम छेड़ना चाहते थे, ताकि लोगों को एक नई प्रोग्रेसिव गाइडेंस मिल सके और वो तरक्की की ओर बढ़ सके, जिसे उन्होंने इल्यूमिनेशन का नाम दिया। इस खुफिया गुट की पहली बैठक 1 मई 1776 को इंगोलस्टाट शहर के बाहर हुई। इस सीक्रेट मीटिंग में 5 लोग मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर इस ग्रुप के कायदे कानून बनाए। मकसद साफ और एक ही था, सरकारों को फैसले लेने पर मजबूर करना और मोनार्की यानी कि राजस्व और चर्च या धर्म का लोगों पर से काबू हटाना, यानी कि लोगों के हाथों में अपने फैसले खुद लेने के जज्बे और काबिलियतों को प्रमोट और इंस्पायर करना। उस जमाने के कई मशहूर थिंकर्स, फिलोसोफर्स, रिफॉर्मिस्ट्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया के सेलिब्रिटी और बिजनेस की दुनिया के दिग्गजों पर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स होने का शक साधा गया। लोगों को एक नई सोच, एक नई दिशा देने के लिए 1776 में प्रोफेसर एडम वाइशॉप्ट ने बवेरियन ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की शुरुआत की। यह कहना गलत नहीं होगा कि एडम ही इस सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडिंग फादर थे। उनका मानना था कि यूरोप में उस सदी में इस सोसाइटी की शुरुआत चर्च के इन्फ्लुएंस के लिए एक काउंटर मेजर की तरह की गई थी। चर्च ने धर्म के अनुसार ऐसे कई संस्कार, रूल्स और रेगुलेशंस लोगों पर लागू किए थे जो आम जनता के साइंटिफिक थॉट, उनके उद्धार और खुशहाली के लिए एक अड़चन बन गए थे। इसीलिए एडम ने यूरोप के और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर इस सोसाइटी को शुरू किया था, जो लोगों की सोच और विचारों, पुराने ख्यालातों और संस्कारों को भुलाकर तरक्की की एक नई राह कायम कर सके। एडम ईसाई धर्म की जगह एक ऐसी नई सोच की शुरुआत करना चाहते थे जो लोगों के हित की बात करे। इल्यूमिनाटी को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स बवेरिया राज्य के लगभग सभी शहरों में फैले हुए थे। इस मुहिम ने वक्त के चलते तेजी पकड़ी और एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल स्ट्रक्चर के तहत इसमें लोग एक दूसरे से सीक्रेट कोड्स के जरिए बातचीत करने लगे। अपने पीक पर यह सीक्रेट सोसाइटी यूरोप के एक बहुत बड़े इलाके में ऑपरेट करने लगी, जो कि यूरोप के वेस्ट में इटली से डेनमार्क और ईस्ट में पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से फ्रांस की राजधानी पेरिस तक फैली हुई थी। उस जमाने में इल्यूमिनाटी के कुछ नामी मेंबर्स में लिटरेचर के दिग्गज योहान गॉटफ्राइड वॉन हर्डर भी शामिल हैं। हालांकि किस हद तक वो इस सोसाइटी से जुड़े थे, यह कहना मुश्किल है।
इनके साथ ही एस्ट्रोनॉमर योहान बोड, राइटर फ्रीडरिख निकोलाई, फिलोसोफर फ्रीडरिख जैकबी और मशहूर कवि फ्रीडरिख लियोपोल्ड और ग्राफ जू स्टॉलबर्ग भी इस सोसाइटी के मेंबर्स थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन के नामी फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन का ताल्लुक भी इस सोसाइटी के साथ रहा। अगर ग्रुप के साइज की बात की जाए तो साल 1782 के आते आते इसमें कुछ 600 मेंबर्स जुड़ चुके थे, जिनमें जर्मनी के कई मशहूर और रईस लोग मौजूद थे, जैसे बैरन एडोल्फ वॉन नीश, जो पहले फ्री मेसन्स के मेंबर भी थे और उन्होंने इल्यूमिनाटी की आइडेंटिटी, मंसूबों और तौर तरीकों को डेवलप करने में काफी मदद की। अगले 2 साल यानी 1784 तक इस गुट की मेंबरशिप 600 से बढ़कर 3000 हो गई। इसके अलावा यहां तक कहा जाता है कि महान जर्मन लेखक योहान वुल्फगैंग वॉन गॉथा ने भी इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। इस बात से हैरानी होती है कि इस खुफिया गुट के टूट जाने की खबर के साथ ही इसके पर्दे के पीछे चलते रहने की खबरें चलने लगीं। लोग इस बात को आज भी मानते हैं कि इस दुनिया के कई देशों को चलाने वाला ग्रुप और लोगों की सोच को बदलने वाला ग्रुप और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी ही है। 1963 में प्रिंसिपिया डिस्कॉर्डिया नाम का एक आर्टिकल छपा, जिसने एक ऑल्टरनेट बिलीफ सिस्टम का प्रचार किया, जिसका नाम था डिस्कॉर्डियनिज्म। इस आर्टिकल में अफवाहों के जरिए क्रांति लाने और सिविल डिसओबीडियंस की मांगे की गईं। ऐसी सोच रखने वाले कुछ लोगों ने तो बाद में इल्यूमिनाटी को कई हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स के लिए जिम्मेदार भी ठहराया, जिसमें तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या का भी आरोप था। वक्त के चलते इल्यूमिनाटी कई अफवाहों से जोड़ा जाने लगा, जिसमें सेटनिज्म, विचक्राफ्ट और साइंस के द्वारा मैजिक का इस्तेमाल और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने की कोशिशें शामिल हैं। सोचने वाली बात है कि यह सब साल 1776 के पहले इल्यूमिनाटी के कायदों से कतई मेल नहीं खाती थीं। 18वीं सदी में इल्यूमिनाटी के टूट जाने की खबरें जैसे ही फैलना शुरू हुईं, साल 1797 में फ्रांसीसी पादरी एबी ऑगस्टीन बोरेल ने यह सनसनीखेज दावा कर दिया कि इल्यूमिनाटी और उस जैसी और सोसाइटीज ही फ्रांस में क्रांति लाने और तख्ता पलटने के लिए जिम्मेदार थीं। यही नहीं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने एक लेटर में भी इल्यूमिनाटी के खतरे के बारे में लिखा, जिसने इस सीक्रेट सोसाइटी के वजूद को तूल दिया। साल दर साल किताबों और अखबारों में इस गुट की निंदा की गई और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के इल्यूमिनाटी के मेंबर होने की भी अफवाहें फैलने लगी। हाल ही के दौर में इल्यूमिनाटी को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जमाने की कोशिशों के लिए ब्लेम किया जाता है, जिसमें दुनिया के कई मशहूर और रईस सेलिब्रिटीज जैसे कि म्यूजिक सुपरस्टार कपल बियोंसे और उनके पति जे-जी, जिन्हें इस खुफिया ग्रुप का मेंबर माना जाता है। लेकिन इस पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी के तौर तरीके, खासकर इसकी खुफिया आइडेंटिटी को लेकर कई बातें भी की गई हैं। ये एक दिलचस्प बात है कि 1785 के बाद हमें बवेरियन इल्यूमिनाटी के निशान कम ही मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद ये सीक्रेट सोसाइटी पर्दे के पीछे से मंसूबों को पूरा करने के लिए काम करती रही है। माना जाता है कि प्रोफेसर एडम वाइशॉप्ट के घर पर ही खुफिया बैठकें हुआ करती थीं। हालांकि ये सोसाइटी बनी तो थी खुफिया तरीके से, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके बारे में स्थानीय सरकार को पता चल गया और उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। एडम का यह सपना ज्यादा दिन तक साकार नहीं रह पाया, क्योंकि सन 1798 में कार्ल थियोडोर, जो कि बवेरिया राज्य के ड्यूक थे, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को गैर कानूनी करार देते हुए
उन्हें चलाने और उनके मेंबर्स बनने पर मौत की सजा का कानून तक लागू कर दिया। साथ ही प्रोफेसर को दूसरे शहर भी भेज दिया गया था ताकि वो फिर से संगठन को बनाने की कोशिश ना करें। लेकिन माना जाता है कि इसके बावजूद ये सोसाइटी कभी बंद नहीं हुई और आज भी चल रही है। प्रोफेसर वाइजहॉफ्ट की लिखी एक किताब आज भी इंगोल्स्टाड शहर के म्यूजियम में रखी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने काम के बारे में बताया है कि आखिर खुफिया संगठन इल्यूमिनाटी की शुरुआत के पीछे उनका मकसद क्या था। अब सवाल ये उठता है कि आग के बिना धुआं कैसे? मतलब इतने 100 सालों के बाद भी इल्यूमिनाटी का वजूद बरकरार कैसे है? क्या ये वाकई है या सिर्फ कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है? इल्यूमिनाटी को महज अफवाह करार देना, नकार देना पूरी तरह से सही नहीं होगा। इतिहास के पन्नों को अगर हम खोलकर देखें तो 12वीं और 13वीं शताब्दियों में नाइट्स टेम्पलर जैसे सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप द्वारा वेटिकन चर्च के खिलाफ की जाने वाली मुहिम के सबूत हमें आज परखने के लिए आम मिल जाते हैं। खास करके यूरोप में कई हजार साल से चर्च और साइंस के बीच चल रही जद्दोजहद ने ऐसे कई खुफिया गुटों को जन्म दिया, पर वो सब आए और चले गए। तो क्या इल्यूमिनाटी को कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ खड़े किए गए एक क्रांतिकारी गुट की तरह समझा जा सकता है? क्या यह सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पैसे, कनेक्शंस और असले की कमी नहीं? आज इंटरनेट के आ जाने के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो इल्यूमिनाटी को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे क्या यह सोसाइटी वाकई लोगों यानी कि आम जनता की भलाई, एक फ्रेश और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस लाने की ओर काम कर रही है, या जिस तरह जनता को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है उसी तरह का मैनिपुलेशन इल्यूमिनाटी भी कर रही है? अगर यह सोसाइटी लोगों की भलाई के लिए खुफिया तौर पर काम कर रही है तो इसके हाथ खून से क्यों रंगे हुए हैं? क्यों इस पर हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस और व्हाइट कॉलर क्राइम के इल्जाम लगते आए हैं? लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा सवाल है कि साल 1776 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी। यह वही साल है जब इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। तो क्या इल्यूमिनाटी के पैर हमेशा से पॉलिटिक्स में धंसे हुए थे? यह सवाल पॉलिटिक्स और इल्यूमिनाटी के रिश्ते का प्रचार बखूबी ढंग से करते हैं। तो कैसे इन्फ्लुएंस करती है इल्यूमिनाटी दुनिया के पॉलिटिकल बैलेंस को? ऐसे कौन से सबूत हैं जो इस खुफिया गुट को एक्सपोज करते हैं? दुनिया के पॉलिटिक्स में इल्यूमिनाटी किस तरह इन्वॉल्व्ड है? क्या पॉलिटिक्स पूरी इल्यूमिनाटी पर डिपेंडेंट है? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। इल्यूमिनाटी और पॉलिटिकल स्कैंडल्स का जैसे चोली दामन का साथ रहा है। 200 साल पहले 1798 में इल्यूमिनाटी के अमेरिका में अपना जाल फैलाने की खबरें प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन तक पहुंची, जिन्होंने इस बात का दावा किया कि अमेरिका इस सीक्रेट सोसाइटी के खतरे से बाहर है। तभी से खुफिया गठबंधनों, पार्टनरशिप्स और इलेक्शंस के रिजल्ट्स तय करने में इल्यूमिनाटी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखा जाने लगा। इंटरनेट के जमाने के साथ इल्यूमिनाटी को लेकर खुलेआम फोरम्स पर डिस्कशंस होने लगी, जहां उनका कई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसीजंस, यहां तक कि पॉलिटिकल मर्डर्स में भी हाथ होने के खुलासे होने लगे। इनमें यहां तक कहा गया कि अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी यही शातिर और खुफिया सीक्रेट सोसाइटी थी। वेस्ट में जिस तरह इल्यूमिनाटी ने दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, आज तक उसकी तुलना कोई नहीं कर पाया।